सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक हिसाब से आप मान लो कि जो बैकबोन ऑफ अकाउंटिंग है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसकी आप लोग डिमांड भी कर रहे थे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करा दीजिए। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट टॉपिक को लेके हम हाजिर हैं और इसको करेंगे आराम से। 2 से 3 लेक्चर में ये पूरा होगा, क्योंकि काफ़ी इसमें एडजस्टमेंट होती हैं और उन सारी चीज़ों को एक वीडियो में करना यहाँ पे 2 से 3 घंटा लग जाएगा, जो कि काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इसको 2 से 3 वीडियो में, लगभग 2 वीडियो में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आज समझेंगे बेसिक ऑफ जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते किसको हैं, कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, फाइनल अकाउंट्स में हमारे क्या क्या अकाउंट्स बनते हैं, और जो हमारे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं उसकी कुछ जो टर्म्स होती हैं उसको यहाँ पे समझेंगे, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप जाके वहाँ पे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जो चैनल बनाया है, नया चैनल बनाया है, उस पर मैं जिसके रिलेवेंट जो नोट्स हैं वो वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा आपको। अगर आप वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन होने के, तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, और अपने डाउट जो भी हैं वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दोज स्टेटमेंट दैट शो द प्रॉफिटेबिलिटी, इनकम स्टेटमेंट जिसको भी बोलते हैं, एंड द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। किसी भी अकाउंटिंग पीरियड की, जैसा कि हम आपको पता है कि कोई भी अकाउंटिंग करते हैं हम तो एक फिक्स एक टाइम पीरियड के लिए करते हैं, जिसको हम अपना अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं, या फाइनेंशियल ईयर जिसको हम बोलते हैं, जो हमारा स्टार्ट होता है 1 से 31 मार्च तक। तो उसके अंदर जितने भी हम अपनी एक तो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, और दूसरी चीज़ हम अपनी पोजीशन से रिलेटेड कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी, इन दोनों की जो स्टडी करते हैं, इन दोनों को असर्टेन करने के लिए जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं उनको हम कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमें क्या चीज़ें बताती है, एक तो प्रॉफिटेबिलिटी बताएगा, ठीक है, हमारे बिजनेस में कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है वो बताएगा। हमारा इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल भी बोलते हैं। और दूसरा हमारा जो पोजीशन बताएगा, हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्प्ले करेगा वो करेगा हमारा बैलेंस शीट, ठीक है। तो इन 3 स्टेटमेंट को हमें पढ़ना है बेसिकली, जो हमारा ट्रेडिंग एंड पीएनएल है और बैलेंस शीट है, ठीक। तो ये हमारे फाइनल अकाउंट्स भी होते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी हम इनको बोलते हैं। चलिए अब तो इस पे बात करते हैं। इन द जॉन मायरन ने इस पे बोला है कि द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रोवाइड ए समरी ऑफ द अकाउंट्स ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज, द बैलेंस शीट रिफ्लेक्टिंग द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड कैपिटल एज ऑन ए सर्टेन डेट, एंड द इनकम स्टेटमेंट शोइंग द रिजल्ट ऑफ द ऑपरेशन ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड। यही बात इन्होंने यहाँ पे घुमा के बोल दी है कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो क्या हमारा शो करेगा, एसेट्स को, लायबिलिटी और कैपिटल की पोजीशन को शो करेगा। ऑन दी अदर हैंड इनकम स्टेटमेंट हमारा क्या शो करेगा, रिजल्ट ऑफ ऑपरेशन ड्यूरिंग ए सर्टेन पीरियड, यानी कि हमारा प्रॉफिट गेन किया या लॉस हमने इनकर्ड किया। तो ये चीज़ें कौन दिखाएगा, हमारा इनकम स्टेटमेंट शो करेगा, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड फॉलोइंग स्टेटमेंट, यानी कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। पहली चीज़ इनकम स्टेटमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया, इनकम स्टेटमेंट शोज द प्रॉफिट एंड लॉस इनकर्ड इन ए सर्टेन अकाउंटिंग पीरियड। तो वो उसकी बात हम करते हैं इनकम स्टेटमेंट में, जिनमें बनेगा हमारा एक ट्रेडिंग एक पीएनएल, ठीक है। इसको साथ में ही बनाया जाता है तो इसको ट्रेडिंग पीएनएल बोल दिया जाता है। मैं आपको अलग अलग बना के इसको दिखाऊंगा, ठीक है। प्रिपेयर टू असर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट लॉस एंड नेट प्रॉफिट लॉस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, एक दूसरा होता है पीएनएल, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे किसको फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है, किसको, ग्रॉस प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है ट्रेडिंग अकाउंट से। और जो हमारा पीएनएल होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो हमारा नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। अभी समझाऊंगा ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या है, नेट प्रॉफिट क्या है, सब कुछ समझेंगे। लेकिन अभी इतना समझ लो कि ट्रेडिंग से हम निकालते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस से निकालते हैं हम नेट प्रॉफिट, राइट।
तो ये दो चीज़ें हमारी किस में आ गई, हमारे इनकम स्टेटमेंट में। नेक्स्ट जो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जिसको हम बैलेंस शीट बोल देंगे। बैलेंस शीट ही हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगी, क्योंकि इसमें ही हमारी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ और कैपिटल हमारी इंक्लूडेड रहती है। प्रिपेयर टू असर्टेन पोजीशन, एसेट्स, लायबिलिटी एंड कैपिटल ऑफ एन एंटरप्राइज एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। राइट, ये तो समझ गए होंगे आप। उसके बाद नीचे है शेड्यूल एंड नोट्स फॉर्मेटिंग पार्ट ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। कुछ इसमें शेड्यूल्स और जो हम नोट फॉर्मेटिंग करते हैं इसमें, उनको भी बेसिकली इंक्लूड कर दिया जाता है, लेकिन इसको यहाँ पे जनरल वे में, जो ऑफिशियल वे में है, इसको इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन एक तरह से जो हमारा एक अकाउंटिंग का प्रिंसिपल कहता है, जो फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारा है, वो कहता है कि सारी चीज़ें आप डिस्क्लोज कीजिए। तो उस चक्कर में ये भी, इसको भी इसमें फाइनल अकाउंट में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम एक तरह से सम्मिलित कर लेते हैं। लेकिन जो बेसिकली हमको ध्यान में रखनी है वो तीन ही चीज़ें रखनी है। एक रखनी है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल, और दूसरा हमारा जो बैलेंस शीट है, फिर इसी पे हमें कंसंट्रेट करना है और इसी की एडजस्टमेंट भी हमें करनी पड़ेगी। राइट, और क्वेश्चन भी इसी से अराइज होगा 101%। अब बात करते हैं दीज टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन आर टर्म्ड एज फाइनल अकाउंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे बेसिकली 3 अकाउंट बनते हैं, लेकिन वो मर्ज हो जाता है। जो पीएनएल है, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, तो मैं 2 उनको मान के चल रहा हूँ, ठीक है। तो 2 जो बनते हैं उसमें हम कहते हैं फाइनल अकाउंट्स। राइट, ट्रेडिंग, पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अब है ऑब्जेक्टिव हमारे, कि क्यों बनाते हैं हम इनको, हमारे क्या है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने क्यों ज़रूरी है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इसको बनाने के। तो पहला है टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। राइट, प्रॉफिट एंड लॉस अगर हमें असरटेन करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीएनएल तक जाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस तक, तभी हम क्या अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। और आपको याद होगा ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से निकलेगा, हमारा ट्रेडिंग से निकलेगा, इस बात को ध्यान में रखना। दूसरी चीज़, टू प्रेजेंट ए ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। कोई भी कंपनी में, कोई भी इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो हमारे क्या करता है, फाइनल हमारी जो बैलेंस शीट है उसको तो चेक करता है, ठीक है। बैलेंस शीट से ही हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके पता चलता है कि हमारे बिजनेस में कितनी लिक्विडिटी है, ठीक, और कितना हमारा क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे डेट को पेमेंट करने की हमारी क्षमता है, वो भी हमारी क्या दिखाता है, हमारी बैलेंस शीट यहाँ पे दिखाती है। तो ये सब चीज़ें देखकर ही कोई भी इन्वेस्टर यहाँ पे इसको, इस बिज़नेस में आपका इन्वेस्ट करेगा। तो इसको हमारे बिज़नेस की ट्रू पोजीशन दिखाने के लिए इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। अब बात करते हैं कुछ टर्म्स की, ठीक है। इन टर्म्स को ध्यान से समझना, इनको मैंने पहले भी कराया है, लेकिन अभी जो ये टर्म्स हैं इन्हीं से आगे क्वेश्चन बनेंगे, इन्हीं से सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एडजस्टमेंट होने वाली है। तो आप इन टर्म्स को ध्यान से देखना, ठीक है। पहला है कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैंने इसको पहले भी कराया था, जब अकाउंटिंग के हमने पहली वीडियो करी थी, उस पर भी सारे अकाउंटिंग के टर्म समझाए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडली समझ लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। देखिए, द नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर, पहली बात नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग का मतलब जो बार बार नहीं होते हैं, एक आध बार हो जाता है, ठीक है। हुज बेनिफिट इज डेराइव्ड बाई द बिजनेस फॉर मोर देन 1 ईयर इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट हम 1 साल से ज़्यादा के लिए ले पाएंगे, ठीक। जो एक्सपेंडिचर हमने किया और उसका बेनिफिट हमें आने वाले साल में 1 साल से ज़्यादा तक के लिए मिलने वाला है, और जो नॉन रिकरिंग नेचर का है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, इट इंक्लूड्स द अमाउंट स्पेंड और लायबिलिटी इनकर टू एक्वायर or improve any fixed asset or acquiring any legal right or first time expense incurred to make fixed asset workable। यानी कि इस जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको किस चीज़ के लिए खर्चा किया जाता है, तो ये किया जाता है हमारा किसी एसेट को एक्वायर करने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, या उसके किसी तरह के लीगल राइट्स को परचेज करने के लिए, ठीक है। ये खर्चे यहाँ पे किए जाते हैं जो हमारे कैपिटल एसेट से रिलेटेड होते हैं, और इनका जो एक्सपेंडिचर का नेचर होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं, जैसे परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर एक्सेट्रा। इन सब को परचेज करने के लिए जो भी खर्चा किया जाएगा, या इनके इम्प्रूवमेंट के लिए, इनके रिनोवेशन के लिए जो भी यहाँ पे खर्चा किया जाएगा, इनको रेडी टू यूज बनाने के लिए, तो वो खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में इंक्लूड किया जाएगा, राइट। फिर बात करते हैं आगे
एक्सपेंसेस इनकर टू एक्वायर पेटेंट्स, ट्रेडमार्क एक्सेट्रा। ठीक है, ये भी इसके एग्जाम्पल हैं। एक्सपेंस किए कुछ पेटेंट को एक्वायर करने के लिए, ट्रेडमार्क को एक्वायर करने के लिए। ट्रेडमार्क पेटेंट आपको पता है होता क्या है, ये राइट हो जाता है किसी भी नई इनोवेशन आप करते हैं तो फिक्स टाइम पीरियड के लिए 10 ईयर्स और 20 ईयर्स बेसिकली इन दोनों के टाइम पीरियड लिमिट होती है। तो तब तक के लिए आप उसको रजिस्टर्ड करा सकते हो एज ए लीगल, आपके लिए वो फिर राइट हो गया, आप ही उसको फिर यूज कर सकते हो, कोई और उस चीज़ को आप लिए यूज नहीं कर सकता है। ठीक है, तो वो पेटेंट करा लेने। और फिर ट्रेडमार्क भी, ट्रेडमार्क जैसे कोई भी आपने लोगो है, कोई भी आपका जो साइन है जो आप अपने प्रोडक्ट के लिए यूज करना चाह रहे हैं या अपने बिजनेस के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, रजिस्टर्ड करा सकते हैं, ताकि कल के दिन में आपका वो कोई भी आपके उस साइन को यूज करके आपके बिजनेस को नुकसान ना पहुंचाए। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारी होती हैं। इनको एक्वायर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे नॉन रिकरिंग है, लंबे टाइम पीरियड के लिए है। क्योंकि हमारे जो पेटेंट एक बार हमने करवा लिया तो 10 या 20 साल के बीच की, एग्जैक्ट मेरे को टाइम लिमिट अभी ध्यान में नहीं आ रहा, लेकिन 10 साल का आई थिंक आपका ट्रेडमार्क है और 20 ईयर का आपका शायद पेटेंट है। ये आपका देख लेना, आप एक बार कन्फर्म कर लेना। और तो ये चीज़ें आपकी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गई। फिर है कोई भी एक्सपेंडिचर जो कि हमारे एसेट को रेडी टू यूज बनाए, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, कैरेज, फर्स्ट टाइम एक्सपेंस इनकर्ड फॉर सेकंड हैंड फिक्सचर। ठीक है, तो ये सब चीज़ें, जैसे आपने मशीनरी परचेज की तो मशीनरी पे आपको क्या देना पड़ा, कैरेज इनवर्ड देना पड़ा। कैरेज इनवर्ड मतलब जो आपको मशीनरी को लाने का जो चार्ज है, आपने जो किराया दिया, वो एक ही बार तो खर्चा होगा, फर्स्ट टाइम होगा। और दूसरा, आपने उस इंस्टॉल करना आपको नहीं आया, आपने उसको असेंबल नहीं कर पाए, तो उसको असेंबल करने के लिए जो खर्चा आपने किया वो भी फर्स्ट टाइम होगा, जब तक आपकी मशीन रेडी टू यूज ना हो जाए। तो वो भी कैपिटल नेचर का है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि जो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी का चार्ज है या कैरेज इनवर्ड का चार्ज है, तो वो आपके किस तरह का खर्चा है, किस नेचर का खर्चा है, तो वो आपके कैपिटल नेचर का खर्चा है। ठीक है, जो चीज़ें मैंने हाईलाइट करी हैं उनको जरा आपने एम्फेसाइज देना है, ज़्यादा ध्यान से देखना है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आर रिकॉर्डेड ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ये आपके एसेट साइड में यहाँ पे रिकॉर्ड किए जाते हैं जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। फिर बात आती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। रेवेन्यू इसके ठीक उल्टा होता है, जो लेस देन 1 पीरियड या 1 ईयर के लिए तक हम जिसका यूज कर सकते हैं, जिस एक्सपेंडिचर को करके उसका बेनिफिट ले सकते हैं, वो हमारा रेवेन्यू का एक्सपेंडिचर होता है। द रिकरिंग एंड रूटीन नेचर एक्सपेंडिचर विच आर इनकर्ड फॉर ऑपरेटिंग द बिजनेस स्मूथली एंड विच हेल्प टू मेंटेन बिजनेस अर्निंग कैपेसिटी, वो हमारा उस जो ऐसा खर्चा जो रिकरिंग नेचर का, जो बार बार होता है, हमारे बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए उस खर्चे को हमें बिजनेस में करने ही पड़ते हैं टाइम टू टाइम, तो वो खर्चे हमारे रेवेन्यू नेचर के खर्चे हो जाते हैं। और इसमें जैसे एग्जांपल हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग फिनिश गुड सच एज डायरेक्ट एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड अदर एक्सपेंसेस, जैसे रेंट है, सैलरी है, रिपेयर है, ये सब चीज़ें हमारे क्या है, रिकरिंग है। जैसे आपने एक बार रॉ मटेरियल परचेज किया तो उसका आपने क्या कर लिया, आपने प्रोडक्शन कर लिया और वो आपने सेल कर दिया, तो फिर से आपको रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा और फिर से आप उसका प्रोडक्शन करेंगे, फिर बेच दिया। तो उसी तरह से आप सैलरी है, सैलरी आपको क्या करना है, हर मंथ आपने एम्प्लॉय को देनी है, और उसके अलावा रेंट है, रेंट भी आपको पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं रिकरिंग नेचर की, जो बार बार बिजनेस में होती हैं। और दीज ऑल एक्सपेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रन योर बिजनेस स्मूथली। तो ये बिजनेस को रन करने के लिए बहुत ज़रूरी जो खर्चे होते हैं उनको रेवेन्यू नेचर का खर्चा बोला जाता है। द बेनिफिट ऑफ दीज एक्सपेंसेस लास्ट अप टू 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक के लिए इस एक्सपेंसेस का हम बेनिफिट मिल पाएगा, राइट। तो ये बात थी हमारी डेबिट साइड ऑफ द इनकम स्टेटमेंट में इसको शो किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम उनको क्या करेंगे, अपने इनकम स्टेटमेंट में दिखाएंगे। यानी कि जो हमारे पीएनएल है, अगर डायरेक्ट नेचर का रहेगा तो उसको ट्रेडिंग में डालेंगे, अगर इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा होगा तो हम उसको पीएनएल में डालेंगे। अब इसकी चर्चा आसान आगे करेंगे, जो चीज़ें दी गई हैं उससे। अभी इतना समझ जाइए कि इसको डेबिट साइड में दिखाएंगे, वो भी इनकम स्टेटमेंट के।
फिर एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये आसानी से समझ में आती नहीं है लोगों के, तो इसको मैं आसानी से समझाऊंगा, आपको टेंशन मत लो। इस पे देखो, फॉर एग्जांपल आपने टीवी पे बहुत सारे ऐड देखे होंगे, ठीक है, जैसे पार्ले जी का ऐड है। पार्ले जी का ऐड आजकल आपने रिसेंटली देखा होगा, 4-5 साल या 8-10 साल से, मतलब उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली वो ऐड आता नहीं है, बहुत कम आता है। अगर आता भी है तो किसी नए पैकेजिंग का आएगा, लेकिन जो पार्ले जी बिस्किट था वो बहुत पहले चलता था, 90s का दौर था, उस टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। हमारे बचपन में हम लोग वो बिस्किट को खाते थे बहुत ज़्यादा, तो वो तब से तब इतना पॉपुलर था, उस समय उसकी एडवर्टीज़मेंट हुआ करती, तो उस समय से लेकर अभी तक वो चल रहा है। लेकिन अब उसकी एडवर्टीज़मेंट उतनी ज़्यादा नहीं आती, क्योंकि वो पॉपुलर है। वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने पहले उसकी बहुत सारी एडवर्टीज़मेंट की है, उसी का बेनिफिट उनको अभी भी मिल रहा है, ठीक है। फ्यूचर में अगर वो एडवर्टीज़मेंट ना भी करें ना, तो पार्ले जी बिस्किट इतना फेमस है कि वो घर घर तक पता है लोगों को, ठीक है। तो वो वैसे ही उसकी मार्केटिंग हो जाती है। तो ये क्या है? हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिसका आपने आज खर्चा किया और उसका बेनिफिट आपको फ्यूचर में भी मिलता है, ठीक है, फ्यूचर के टाइम पीरियड के लिए भी मिलता है। तो उसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और इसको इसीलिए इसको एज एन एसेट यहाँ पे ट्रीट किया जाता है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम एज एन एसेट ट्रीट करते हैं और इसको हम अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं, ठीक है। इसका ट्रीटमेंट होता है, इसका एडजस्टमेंट होती है इसके अंदर, उसको एडजस्टमेंट को बाद में देखेंगे। बस इतना अभी समझ लो कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है। वो एक्सपेंडिचर जिसका आने वाले टाइम पे भी हमें बेनिफिट मिलता है। आज हमने खर्चा कर लिया, लेकिन उसका बेनिफिट आने वाले टाइम में भी हमें मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा डेफर्ड रेवेन्यू है। The expenditure, which is revenue in nature, but the heavy amount spent and benefit likely to be derived over a number of the years, called deferred revenue expenditure. Heavy expenses on advertisement on launching a new product and hence it is capitalized like any fixed asset. ठीक है, ये बात यहाँ पे कही गई है, यही चीज़ें कि आपका जो हैवी इन्वेस्टमेंट आप एक बार में करते हो, तो वो आपका इन्वेस्टमेंट बाद में भी आपको उसमें से रिटर्न निकाल के देगा, यानी कि रिटर्न इन द सेंस कि आपको अभी भी उसका बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर में भी। तो वो हमारा डेफर्ड रेवेन्यू होता है। इसलिए इसको हम क्या करते हैं, अपने एसेट की तरह इसको चार्ज करते हैं, एसेट की तरह ट्रीट करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट जो दी गई है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये एडजस्टमेंट भी दी गई है। इस एडजस्टमेंट को आप देख लेना, लेकिन आगे फिर दोबारा इसको करेंगे, टेंशन मत लो। तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। एज फॉर मैचिंग प्रिंसिपल, एक्सपेंसेज इनकर्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड आर मैच्ड विद द रेवेन्यू रिकॉग्नाइज्ड इन दैट अकाउंटिंग पीरियड, सो द होल डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी स्प्रेड ओवर द नंबर ऑफ द ईयर्स ओवर विच द बेनिफिट लाइकली टू बी derived. During the current accounting year, only that portion of the expenditure should be charged to the portion to profit and loss account which has facilitated the enterprise to earn revenue during current year. Remaining amount of the expenditure should be carried forward for the next year and shown on the asset side of the balance sheet. ये सीधे सीधे शब्दों में ये बोलना चाह रहा कि जितना भी आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया है, उसको आप क्या करोगे, अपनी बैलेंस शीट में दिखाओगे, ठीक है। आपने क्या किया, अपने फॉर एग्जांपल आपने डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका 5,000 का है, ठीक है, 5,000 का, उसमें से आपने कितने का बेनिफिट आप ले चुके हो, आपने बेनिफिट ले लिया बाई चांस 1,000 रुपये का, तो बैलेंस शीट में आप सिर्फ 4,000 की अमाउंट ही दिखाओगे, ठीक। जो और ये जो 1,000 रुपये का जो बेनिफिट आप ले चुके हो ना, ये आपका एक्सपेंस है, क्योंकि आप इसको इनकट कर चुके हो, ये एक्सपेंस का बेनिफिट आप ले चुके हो। तो इसको आप कहाँ पे भी दिखाओगे, आप डबल इसका इफेक्ट दिखाओगे, आप इसको पीएनएल के डेबिट में भी दिखाओगे, क्योंकि ये आपका क्या है, एक तरह का एक्सपेंस है, और जो एक्सपेंस हुआ है उसका आपने एक तरह से बेनिफिट उठा लिया है, तो वो आपका ख़त्म हो चुका हो उसका। और जो 4,000 रुपये बचा, ये अभी भी इसका बेनिफिट आपको मिलना है, आपने इसका बेनिफिट नहीं लिया हुआ है, तो ये आपकी एसेट की तरह ही अभी यहाँ पे बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करेगी। यही बात इसमें बोली गई है। ये इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, एडजस्टमेंट होती है। ये शॉर्ट में एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दी, यही एडजस्टमेंट होती है, इसको आगे डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब कैपिटल रिसीट क्या होती है? कैपिटल रिसीट वही जो बार बार नहीं मिलती है, कभी कभार मिल जाती है कैपिटल नेचर की। कैपिटल नेचर की रिसीट उसी को बोला जाता है। कैपिटल रिसीट आर दोज इरेगुलर रिसीट। इरेगुलर मतलब जो बार बार नहीं मिलती है, कभी कभार मिल जाती है।
दैट डोंट अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस द बिजनेस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये आपके प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे अफेक्ट नहीं करता है बिजनेस की कैपिटल जो रिसीट होती है। इट ईदर इंक्रीज लाइबिलिटी और रिड्यूसेस द फिक्स्ड एसेट। ये या तो आपकी लाइबिलिटी को बढ़ाएगा या आपकी जो फिक्स्ड एसेट है उसको घटाएगा। कैसे? लाइबिलिटी को कैसे बढ़ाएगा? आपने लोन ले लिया तो लोन क्या आपके बिजनेस को अफेक्ट करेगा? बिजनेस के आपके प्रॉफिट को कम कर देगा? उसका सवाल ही नहीं है, क्योंकि आपका लोन कहाँ पे शो होता है? आपके बैलेंस शीट में शो होगा। और प्रॉफिट आपका कहाँ निकल रहा है? पीएनएल में निकल रहा है। तो हमारा लोन का मतलब हमारे प्रॉफिट एंड लॉस से कोई मतलब नहीं है। तो अगर आपने लोन लिया तो कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट है तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ाएगा, राइट? लाइबिलिटी बढ़ गई। ऑन दी अदर हैंड अगर आपने क्या किया, एसेट को बेचा, अपनी फिक्स्ड एसेट को आपने सेल कर दिया, उससे भी आपको क्या हो गई? आपको बार बार तो आप अपनी एसेट बेचोगे नहीं। कोई एसेट आपने बेची तो कैपिटल नेचर की एसेट है तो कैपिटल रिसीट होनी है। अगर आपने बेच दी तो उससे आपका क्या, एसेट आपकी कम हो गई और आपके पास रिसीट बढ़ गया, आपके पास कैपिटल रिसीट हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पे बोली गई है, रिड्यूस द फिक्स्ड एसेट और आपकी इंक्रीज द लाइबिलिटी। दो चीज़ें हो सकती हैं और इसका प्रॉफिट एंड लॉस पे किसी तरह का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। सो दे विल बी शोन इन द बैलेंस शीट। कैपिटल रिसीट आर नॉट मेड अवेलेबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन एज ए प्रॉफिट टू द ओनर। यानी कि ये आपके एक तरह से प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या डिविडेंड के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इस कैपिटल रिसीट का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ठीक है? ये कैपिटल नेचर के जो सेटलमेंट है उनको ही सेटल करने के लिए इसको खर्चे को यूज किया जाता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की बात, रेवेन्यू रिसीट की बात कर लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट आर रिसीव्ड इन द नॉर्मल एंड रेगुलर कोर्स ऑफ द बिजनेस। आपके जैसे कि आपको पता है डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी में किसी तरह का कोई हमें रिसीट मिल गया तो हमारा क्या है, रेवेन्यू नेचर का रिसीट है, ठीक है? जैसे इसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं हमारी, जैसे हमें कहीं पर ही कमीशन मिल गया, ठीक है, और इंटरेस्ट रिसीव हो गया, डिविडेंड मिल गया, तो ये सब चीज़ें हमारी क्या हैं, हमारी रेवेन्यू नेचर की रिसीट है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट हो गई, इंटरेस्ट आपको मिल गया, डिविडेंड आपको मिल गया, या रेंट आपको मिल गया, कमीशन मिल गया, तो किसी तरह की फ़ीस आपने ले ली, या नॉन ऑपरेटिंग बिजनेस एक्टिविटी से कोई आपका यहाँ पे बेनिफिट हो गया, तो ये सारी हमारी क्या है, रेवेन्यू नेचर की रिसीट है, ठीक है? और ये कहाँ पे आपके शो की जाएंगी? दीज रिसीट आर इंक्रीज प्रॉफिट एंड आर एंड सोल्ड द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड पीएनएल। ये आपकी क्रेडिट साइड में पीएनएल के दिखाई जाएंगी, क्योंकि ये आपके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट करती है, क्योंकि ये डे टू डे बिजनेस रन करने के टाइम की ये बात है और आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ों से ही आपको ये रिसीट हो रही है। तो आपके बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को इफेक्ट करना नॉर्मल सी बात है, इसलिए आपको जितनी भी आपकी इनकम होगी आप क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। क्रेडिट साइड में किसके दिखाएंगे? डायरेक्ट नेचर की इनकम होगी तो आप उसमें दिखाएंगे, ठीक है, ट्रेडिंग में। अगर इनडायरेक्ट नेचर की इनकम है तो आप किस में दिखाएंगे? आपके पीएनएल में इसको दिखा देंगे, उसके क्रेडिट साइड में, ठीक है? अब बात करते हैं कुछ एक्सपेंसेस की, जो यहाँ पे आगे इन्हीं पे ज़रा आप जो एडजस्टमेंट है वो यहाँ पे की जाएगी। पहली है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉर्मल से भाषा में हम बोलें तो वो एक्सपेंसेस हैं जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे होते हैं। किसी भी चीज़ को मैन्युफैक्चर करने के जो खर्चे होते हैं उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोज एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड ऑन परचेजिंग ऑफ गुड्स एंड द कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल इनटू द फिनिश्ड गुड। यानी कि जो एक्सपेंसेज हमारे रॉ मटेरियल परचेज करने से लेके उस रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड यानी कि रेडी टू यूज़ बनाने तक, उसके लिए जितना खर्चा, उस प्रोडक्ट कंप्लीट करने तक जितना खर्चा है वो हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। क्योंकि यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग कर, उसको कैरेज इन्वर्ट किया, वो भी हमारा डायरेक्ट है। उसके बाद हम उसको फैक्ट्री में लेके आए, फैक्ट्री में हमने उसकी प्रोसेसिंग करी, प्रोसेसिंग करने के बाद उसको हमने क्या कर दिया, मैन्युफैक्चर किया, और उसको मैन्युफैक्चर करने के बाद हमने उसको फिनिश्ड गुड बना दिया, यानी कि हमने कंप्लीट कर दिया उसको। तो यहाँ तक की जो पूरी प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं, जितना भी इसमें खर्चा आएगा ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ जाएंगे, राइट? एग्जाम्पल है इसके कुछ, जैसे मैन्युफैक्चरिंग वेजेज, एक्सपेंसेज ऑन परचेज, ठीक है, जैसे आपके टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज हो गए, कुछ कैरीज, फ्रेट, कार्टेज, इनवर्ड, ये तीनों नाम एक ही हैं। कैरीज इनवर्ड भी बोलते हैं, फ्रेट इनवर्ड भी बोलते हैं, कार्टेज इनवर्ड भी बोलते हैं, ठीक है, ये आपके तीनों एक ही चीज़ है। प्रोडक्शन एक्सपेंसेस हो गए, जैसे आपके पावर का, फ्यूल का, वाटर का। फैक्ट्री एक्सपेंसेज हो गए, जैसे लाइटिंग का है, रेंट का है, रेट्स है, एंड रॉयल्टी बेस्ड ऑन प्रोडक्शन एक्सेट्रा। ये सारे खर्चे हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड हैं, जहाँ पे आपका गुड्स मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। तो ये आपके डायरेक्ट नेचर के खर्चे आ जाएंगे, राइट?
अब नोट देखो, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। मैंने बताया था ना, डायरेक्ट नेचर का खर्चा ट्रेडिंग में आएगा और डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा हमारा पीएनएल में आएगा और डेबिट में आएगा, ठीक है। अभी फॉर्मेट देखेंगे, समझेंगे आराम से। Indirect expenses, those expenses which are not directly related to production or purchase of the goods are called indirect expenses. Indirect expenses are those expenses जो हमारे डायरेक्टली हमारे प्रोडक्ट के प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होते हैं, बट वो आपके जो एक तरह से हम कह सकते हैं मार्केटिंग के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, उनको पैकेजिंग, लेबलिंग, उसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन, एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, जो ये खर्चे होते हैं ये सारे हमारे किस चीज़ के हैं, ऑफिस के खर्चे जो बोलते हैं, वो सारे खर्चे आपके इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, ठीक है। इनके जो एग्जांपल हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं वैसे भी, कि आपके जितने भी खर्चे हैं, जैसे आपने ऑफिस के जितने खर्चे हैं, आपके ऑफिस की लाइटिंग है, स्टेशनरी के खर्चे, आपके कार्टेज के खर्चा है, उसके अलावा आपका ऑफिस का रेंट है आपका, उसके अलावा आप किसी को सैलरी, ऑफिस की सैलरी दे रहे हैं ऑफिस के बंदों को, और ये सब चीज़ें आपके क्या हैं, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, क्योंकि प्रोडक्ट से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है ये, ठीक। और ये खर्चे आपके कहाँ दिखाए जाएंगे, आपके डेबिट साइड ऑफ पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस के आपके डेबिट साइड में इनको दिखाया जाएगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, राइट। अब जो हमने ऊपर बात करी थी प्रॉफिट की, मैंने कहा था अभी समझाऊंगा, तो इसको आप समझ लेते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं। देखो यहाँ पे ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है, एक भी आप इसको याद मत करना ये फॉर्मूले को, क्योंकि अभी मैं जो ट्रेडिंग एंड पीएनएल कराऊंगा तो आपको ऑटोमेटिकली ये फॉर्मूले ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। अभी समझ लो खाली बस कैसे। ग्रॉस प्रॉफिट हमारा होता है नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। चलो पहले मैं वो करा देता हूँ, उसके बाद इसको इस कैलकुलेशन को हम देखेंगे। पहले हम फॉर्मेट और ये सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब इसके बाद इसको मैं छोड़ लाऊँ अभी, ताकि आपको बाद में अच्छे से समझ में आ जाए फॉर्मेट को। ट्रेडिंग एंड पीएनएल का फॉर्मेट करेंगे तो उसके बाद इन फॉर्मूले पे आएंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इनकम स्टेटमेंट। चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से इनकम स्टेटमेंट। अब बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट हमारे क्या होते हैं। देखिए इनकम स्टेटमेंट हमारे दो पोर्शन में यहाँ पे डिवाइड रहता है। पहला हमारा है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमने ऊपर बात करी थी। और दूसरा जो पोजिशनल स्टेटमेंट है उसकी बाद में करेंगे, जो इसके बाद जो आपका बैलेंस शीट है उसकी बात हम अभी इसके नेक्स्ट बात करेंगे। तो पहले देख लेते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट। ये आपका ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। फॉर्मेट बहुत बड़ा है लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं है, सारे खर्चे आपको याद हो जाएंगे, जो भी आपके एंट्रीज हैं सब कुछ, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं देखने लायक। अब यहाँ पे करना क्या है, ये आपको फॉर्मेट नॉर्मली टी शेप का अकाउंट है। इस साइड में आपने डेबिट किया है, इस साइड में आपने क्रेडिट किया है, ठीक है। ये पर्टिकुलर है, इसमें आपके खर्चे आ जाएंगे सारे। ये आपका अमाउंट है, ठीक है, ये आपके अमाउंट हो गई, ये आपके पर्टिकुलर हो गई, ठीक है। ये टी शेप का अकाउंट आप अच्छे से जानते हो, हम पहले भी बहुत बार बना चुके हैं। अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। देखिए डेबिट, यहाँ पे डेबिट साइड में क्या गया, ये दो चीज़ें आपको हमेशा सीक्वेंस में लिखनी है। उसके बाद के अगर आप सीक्वेंस फॉलो ना भी करें तो आपका चल जाएगा। पहली चीज़ क्या, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक होता क्या है, ओपनिंग स्टॉक वो चीज़ होती है जब हम कोई भी बिज़नेस हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, हमने कुछ भी स्टार्ट किया तो हमारे पास पहले से कुछ है, ओपनिंग में कुछ बैलेंस है अपने पास, तो वो हमारा ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, ठीक है। कुछ है यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, तो ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद क्या है, परचेजेज। हमने क्या किया, कुछ परचेज किया, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, तो अपने बिजनेस के प्रोडक्शन के लिए हम क्या करेंगे, रॉ मटेरियल तो हमें परचेज करना ही पड़ेगा ना, तो रॉ मटेरियल परचेज करेंगे तो हमारा सेकंड नंबर का रॉ मटेरियल परचेज आ जाएगा। रॉ मटेरियल नहीं लिखते बेसिकली, यहाँ पे ओवरऑल एक परचेज लिख देते हैं। और परचेज की एंट्री देखो यहाँ पे अंदर की गई है, क्योंकि परचेज में से अगर किसी प्रकार का कोई परचेज रिटर्न है तो हम उसको माइनस करेंगे, ठीक है, लेस कर देंगे इसमें से, परचेज में से परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड जिसको हम बोलते हैं। तो जो नेट अमाउंट आएगा उसको यहाँ पे बाहर लिख देंगे। ये हमारा टोटल हो गया परचेज का अमाउंट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस। सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेज आ जाएंगे इसमें। डायरेक्ट एक्सपेंसेज में क्या क्या चीज़ें हैं, वेजेस हमारा डायरेक्ट होता है क्योंकि हम लेबर को देते हैं, लेबर फैक्ट्री में काम करते हैं, वेजेज एंड सैलरी, ठीक है, ये सब आ गया। उसके बाद कैरीज इनवर्ड हमारा आ गया। कैरीज इनवर्ड मतलब जो मैंने आपको समझाया अभी कि भाड़ा किराया जो भी था वो हमारा डायरेक्ट है। उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस,
कोई और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो आ जाएंगे, जैसे आपका गैस, फ्यूल, पावर, ये सब आपका किससे रिलेटेड है, फैक्ट्री से रिलेटेड है। फ्रेड हो गया, ऑक्ट्राई हो गया या कार्टेज हो गई, ये सब हमारे डायरेक्ट है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस या प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, हमारे किसी प्रकार का कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस है तो वो आपका डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड है तो आपका डायरेक्ट है। कस्टम ड्यूटी या इंपोर्ट ड्यूटी कोई है तो क्योंकि वो डायरेक्ट हमारे प्रोडक्ट पे लग रही है, हम प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर रहे थे तो हमारे प्रोडक्ट पे लग रही है, तो दैट इज कॉल्ड आर डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फिर और कोई डॉक या क्लियरिंग चार्ज है, कहीं पे कोई किसी प्रकार का आपको क्लियरिंग चार्ज देना है तो वो आपका डायरेक्ट है। एक्साइज ड्यूटी अगर लगती है किसी प्रोडक्ट में तो वो आपका डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, ठीक है। टू फैक्ट्री रेंट एंड बिल्डिंग, फैक्ट्री का आपको रेंट देना है या बिल्डिंग का कोई रेंट आपको देना है वो डायरेक्ट है आपका, ठीक है। लाइटिंग का भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सब आपके क्या है, डायरेक्ट है। और रॉयल्टी है कोई तो वो भी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड रॉयल्टी होती है तो आपका डायरेक्ट है। अब आपने क्या किया, डेबिट साइड आपको ध्यान रखो, डेबिट साइड में क्या किया हमने, सारे के सारे जितने डायरेक्ट एक्सपेंस के नेचर थे, डायरेक्ट नेचर के एक्सपेंस थे अपने, वो सारे आपने यहाँ पे दिखा दिए। अब चलते हैं हमारे क्रेडिट साइड की बारी। क्रेडिट साइड में सबसे पहली एंट्री आपको यहाँ पे मैंडेटरी करनी है सेल्स की, ठीक। जैसे मैंने आपको बताया ओपनिंग स्टॉक और परचेज की आपको 2 एंट्री तो आपको यहाँ पे मैंडेटरी करनी है, उसके बाद का आप सीक्वेंस आगे पीछे कर लो, कोई मतलब नहीं है, उसका चेंज कर सकते हो। लेकिन और राइट साइड में क्रेडिट साइड में आप सेल्स की एंट्री आपको प्रॉपर करनी है, पहली नंबर पे करनी है, ठीक है। सेल्स में देखो इनर कॉलम में लिखा है सेल्स, क्योंकि सेल्स अगर किसी प्रकार की कोई आपने सेल्स की, वहाँ से अगर प्रोडक्ट किसी हमारे कस्टमर को पसंद नहीं आया तो वो आपका रिटर्न भी हो सकता है, यानी कि सेल्स रिटर्न हो सकता है, जिसको रिटर्न इनवर्ड भी बोलते हैं। तो उसमें से उसको माइनस कर दिया जाएगा और जो नेट अमाउंट है उसको बाहर लिख देंगे यहाँ। तो ये आपका नेट अमाउंट हो गया किसका, सेल्स का। सेकंड है कोई स्क्रैप सेल्स है, कोई आपने स्क्रैप बेचा किसी प्रकार का कोई, तो उसकी सेल की तो वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एक तरह से आपके लिए क्या है, वो डायरेक्ट इनकम है, क्योंकि प्रोडक्ट से रिलेटेड है। तो आपने प्रोडक्ट सेल किया, कोई अपना पुराना मशीनरी था या किसी तरह प्रकार का कोई फैक्ट्री में कुछ था तो आपने वो सेल किया, तो उससे आपको स्क्रैप से कुछ इनकम हुई, तो आपका डायरेक्ट नेचर का खर्चा है, फैक्ट्री से रिलेटेड है, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा किसमें, ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में आ जाएगा। उसके बाद आप क्या कर दोगे, क्लोजिंग स्टॉक को दिखा दोगे, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे आ गया। बस इसमें राइट साइड में आपके क्रेडिट साइड में इतनी ही एंट्री यहाँ पे होनी है, ठीक है। तो छोटा सा फॉर्मेट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सब खर्चे इतने यहाँ पे सारे मैंने कैटेगराइज किया, बाइफरगेट किए हैं, इसलिए आपको फॉर्मेट बड़ा लग रहा है, वरना इतने खर्चे इसमें होते नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, थोड़े बहुत खर्चे दिए रहते हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा कि ये डायरेक्ट नेचर का है या इनडायरेक्ट नेचर का है। अब इसकी बैलेंसिंग करते हैं। अगर हमारा क्या है, खर्चे वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया, हमारी इनकम वाला पोर्शन कम हो गया, तो हमारा ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, लॉस यहाँ पे हो जाएगा। ये बैलेंसिंग फिगर है। अगर हमारा इनकम वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया, जिसमें सेल्स हमने करी, सेल्स से हमें इनकम हुई, और हमें कोई स्क्रैप हमने बेचा उससे हमें इनकम हुई, क्लोजिंग स्टॉक अपने पास बचा है, तो एक तरह से हमारे लिए एसेट भी है, तो हमारे पास एक तरह से आप कह सकते हो कि इनकम जनरेट करने का सोर्स है हमारे पास, तो वो भी हमारे लिए एक वो है प्लस पॉइंट है। तो अगर ये हमारा क्रेडिट साइड हमारा एक्सिट करता है तो हमें प्रॉफिट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। ये बैलेंसिंग फिगर है। इसमें वही चीज़ है, जैसे एग्जांपल देख लो, यहाँ पे आया 10 लाख, ठीक है, और यहाँ पे आ गया आपका 8 लाख। तो आप बता सकते हैं कि आपको क्या हुआ, आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। आप 10 लाख के आपके एक्सपेंस हो गए, 8 लाख की आपकी इनकम है, तो 2 लाख की जो बैलेंसिंग फिगर है वो आपकी लॉस है, ग्रॉस लॉस, ठीक है। ध्यान रखने वाली बात है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस की बात यहाँ पे होगी, क्योंकि ये ट्रेडिंग की बात हो रही है। ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। तो ये सब फॉर्मेट था हमारा किसका, ये ट्रेडिंग अकाउंट का। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। इसमें हमने डेबिट साइड में क्या किया, हमने सारी यहाँ पे क्या की, डायरेक्ट नेचर की जो हमारे खर्चे थे उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे जितने भी थे वो सारे हमने यहाँ पे डाले। उसमें ध्यान देने वाली बात ये थी, ओपनिंग स्टॉक और परचेज, आपको 2 चीज़ें आपको सीक्वेंस में लिखनी है। ये आपके डेबिट साइड का हो गया। क्रेडिट साइड में आपने क्या किया, एक तो पहले आपको एंट्री करनी है सेल्स की, सेल्स की एंट्री करने के बाद आपको कोई सेल्स रिटर्न है तो उसकी एंट्री करनी है, नेट अमाउंट को यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट जो आपका आता है, कोई स्क्रैप आपने सेल किया है तो आपको इसको यहाँ पे एंट्री कर देनी है। लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक आपका कोई है तो क्लोजिंग स्टॉक आपका यहाँ पे आ जाएगा, राइट। और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर बचेगी, बैलेंसिंग फिगर में आपको देख लेना है कि ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है, सिंपल सी बात है। तो ये आपका हो गया आपका ट्रेडिंग अकाउंट। अब नीचे चलते हैं और देखते हैं कि P&L अकाउंट कैसे बनता है, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
यहाँ पे आपका ऐसे लिखा जाता है ऊपर से कि फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ये आपका आ जाएगा और कंपनी का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका। यहाँ पे भी टी शेप का अकाउंट है। डेबिट और क्रेडिट दो पोर्शन है। डेबिट में आपके सेम उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ पे चेंज क्या हो जाएगा, जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं वो सारे आप इसमें डाल दोगे। ठीक है, किसमें, डेबिट साइड में। और क्रेडिट में क्या आ जाएगी, जितने भी इनडायरेक्ट इनकम है हमारी वो हमारी क्रेडिट में आ जाएगी। अब ऊपर जैसे हमें, अगर हमको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ ऊपर, ग्रॉस प्रॉफिट हमें हुआ था, तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पे कैरी डाउन, यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर देंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट करके, क्योंकि वहाँ हमारा डेबिट साइड में था ग्रॉस प्रॉफिट। तो नीचे आगे जो हम ब्रॉट डाउन करेंगे इसको, तो हमारा किस में आ जाएगा, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर हमें कोई लॉस था तो लॉस हमारा यहाँ आ जाएगा डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस की एंट्री से। उसके बाद हम आगे की इसकी जो प्रिपरेशन है उसको शुरू करेंगे। इसमें डाल देंगे हम सारे जो इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं, जैसे आपके ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे हो सकते, क्या क्या सैलरी हो सकती है ऑफिस की, रेंट हो सकता है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरी एंड वेजेज हो सकता है। इसके अलावा आपका पोस्टेज के चार्जेस हो सकते हैं, ऑफिस की लाइटिंग हो सकती है, इंश्योरेंस प्रीमियम हो सकता है, लीगल चार्जेस हो सकते हैं अलग अलग तरह के, इस्टेब्लिशमेंट्स के एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ऑडिट की फीस हो सकती है, ट्रेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या कोई और जनरल एक्सपेंसेस, ये आपके खर्चे भी हो सकते हैं। इसके अलावा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के भी खर्चे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि हमें सेल भी करना है प्रोडक्ट को। कैरीज एंड फ्रेड आउटवर्ड, ध्यान देने वाली बात है, इनवर्ड डायरेक्ट नेचर का, आउटवर्ड इनडायरेक्ट नेचर का। कमीशन हो सकता है, किसी ब्रोकर को हमने कमीशन दिया, ब्रोकरेज दिया किसी को, एडवर्टीजमेंट का पैसा लगा, पब्लिसिटी की, बेड डेट हो गया कोई, वो भी हमारा इनडायरेक्ट है। और इसके अलावा एक्सपोर्ट ड्यूटी कोई, इंपोर्ट ड्यूटी हमारी डायरेक्ट नेचर में आएगी, एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी इनडायरेक्ट नेचर में आएगी। पैकेजिंग एक्सपेंसेस कोई थे, सैलरी थी आपको सेल्समैन को दी, डिलीवरी वैन एक्सपेंस आपको वियर करने पड़े, आपने ट्रांसपोर्टेशन का कोई चार्ज दिया, तो ये भी आपका क्या है, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। उसके बाद किसी प्रकार का फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपने किए, जैसे आपने इंटरेस्ट पेड किया, लोन लिया था आपने, इंटरेस्ट उसका पे किया, आपने इंटरेस्ट आपने डेबिट कर दिया, डेबिट इन द सेंस कि आपने इंटरेस्ट किसी को दिया, ठीक है, इंटरेस्ट दिया, डिस्काउंट किसी को दे दिया, ठीक, डिस्काउंट अलाउड जिसको बोलते हैं, रिबेट अलाउड, किसी को रिबेट दे दी, या बैंक चार्जेस दे दिए किसी प्रकार के, तो ये भी हमारे सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे हैं। उसके बाद कुछ मिससेलेनियस एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे रिपेयर के खर्चे हैं, डिप्रिसिएशन भी आपका क्या है, नॉन कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा होता है, तो ये भी हमारा किस में आता है, डेबिट साइड ऑफ P&L में दिखाया जाता है। ये हमने पहले भी डेप्रिसिएशन में बात की थी, जो पिछली वीडियो थी उसमें। कॉन्वेज एक्सपेंसेज हो गए, और इसके अलावा इंटरटेनमेंट एक्सपेंसेज हो गए, डोनेशन चैरिटी हो गई, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट हो गए, स्टेबल एक्सपेंसेज हो गए, लॉस बाय फायर हो गया, या कोई लॉस बाय थेफ्ट हो गया, तो ये सब चीज़ें हमारे लिए एक्सपेंसेज हैं, तो ये हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे डेबिट साइड में आ जाएंगे। ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हैं। डायरेक्ट नेचर के खर्चे पहचान लो, उसके अलावा जितने खर्चे हैं वो सारे इनडायरेक्ट नेचर के हैं, ठीक है, तो वो सब इसमें आ जाएंगे जितने भी खर्चे हैं। उसके बाद हम जाते हैं इसके क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड में हमारे इनडायरेक्ट जो भी इनकम हुई है वो आ जाएगी, और यहाँ पे सबसे पहली एंट्री किसकी होगी कि हमें किसी प्रकार का कोई यहाँ पे जब हमें प्रॉफिट हुआ है तो उसकी हम यहाँ पे एंट्री कर देंगे। हमें ग्रॉस प्रॉफिट को हमने क्या किया है, यहाँ पे ब्रॉट डाउन किया है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो उसकी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद रेंट रिसीव हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट नेचर का खर्चा है। अगर यहाँ पे फैक्ट्री का रेंट बोला होता तो हम क्या करते, इसको हम सीधे उसमें दिखाते कि इसमें ट्रेडिंग में दिखाते, लेकिन यहाँ पे खाली रेंट लिखा है, तो रेंट हम ये मान के चलते हैं कि ऑफिस का रेंट यहाँ पे होगा। उसके बाद रेंट क्रेडिट, रेंट भी वही है, बाय डिस्काउंट रिसीव, डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ, ठीक है, वो भी आपके लिए क्या है, एक तरह का इनडायरेक्ट इनकम है। रिबेट आपको मिली है कोई, डिस्काउंट क्रेडिट डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि आपको डिस्काउंट मिला है। डेबिट डिस्काउंट का मतलब है कि आपने अलाउ किया है, किसी को आपने डिस्काउंट यहाँ पे दिया है। रिबेट आपको कोई मिल गई, आपको कोई कमीशन मिल गया, आपको कोई इंटरेस्ट मिल गया, आपको कोई डिविडेंड मिल गया, आपने कोई बेड डेट को रिकवर हो गया आपका। अगर कोई आपको लगा था कि ये पैसा नहीं मिल पाएगा लेकिन वो भी रिकवर आपसे हो गया, तो वो भी एक तरह से आपकी इनकम हो गई, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। और कोई आपने अप्रेंटिस का फीस ले लिया, आपने कोई प्रोफेशनल काम कर रहे हो आप, तो उसकी आपने कोई फ़ीस ले ली, या कोई प्रीमियम ले लिया। बाय गेन ऑफ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, आपने कोई फिक्स्ड एसेट को सेल किया, उस पर आपको किस प्रकार का कोई गेन हुआ, तो और कोई मिससेलेनियस रिसिट हो गई। तो ये सारी आपकी क्या हो गई, ये हमारी हो गई इनडायरेक्ट नेचर की जो इनकम है, ठीक है। उसके बाद
बैलेंसिंग कर देंगे। अगर आपका क्या हो जाएगा, आपके खर्चे एक्सीड कर जाते हैं आपके इनकम को, तो आपको लॉस हो जाएगा और आपका नेट लॉस क्रेडिट साइड में आ जाएगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आपको आपकी इनकम आपकी एक्सीड कर गई आपके खर्चों को, तो आपके डेबिट में प्रॉफिट से एंट्री कर दोगे, नेट प्रॉफिट से। ठीक है, ऊपर आया था ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें आ गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बात थी हमारे किसकी, पीएनएल की, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलते हैं, और ये सारे उसके खर्चे हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। प्रॉफिट हमने ट्रेडिंग अकाउंट में क्या किया था, इसमें डायरेक्ट नेचर के खर्चे देखे थे, और यहाँ पे डायरेक्ट नेचर के हमारे जो गेन थी वो देखे थे। गेन में हमने बेसिकली सेल्स को लिया था, सेल्स के अलावा हमने किसी प्रकार का कोई स्क्रैप को यहाँ पे सेल किया, उससे गेन हुआ, तो वो चीज़ ली थी, और लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक को देखा था। ठीक है, तो अब आते हैं हम यहाँ पे फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे भी वही चीज़ें करनी है, बस डायरेक्ट की जगह इनडायरेक्ट खर्चे आ जाएंगे। इनडायरेक्ट आपको पता है कि जो बिजनेस के फैक्ट्री से हटके हैं, तो वो सारे खर्चे आपके, चाहे वो ऑफिस के खर्चे हैं, आपके सेलिंग के खर्चे हैं, पैकेजिंग के खर्चे हैं, एडवर्टीजमेंट के खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हैं, ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं, एजेंट का कमीशन आपने दिया, किसी भी प्रकार का कोई खर्चा है वो आपका इनडायरेक्ट नेचर का है। और डेप्रिसिएशन को भूलना मत, डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये आपका इसमें डेप्रिसिएशन भी दिखाया जाएगा। ठीक है, उसकी एडजस्टमेंट बाद में होती है, डेप्रिसिएशन इसमें भी दिखाया जाता है, फिर हमारे एसेट पे भी लगता है, तो उसकी एडजस्टमेंट को हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम एक बार फॉर्मेट की बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हमारी किस में आ गई हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। और राइट साइड में आपके क्रेडिट साइड में क्या आ जाएगी, आपकी इनकम, सारी इनकम जो आपके इनडायरेक्ट नेचर की है, जैसे आपने कहीं इन्वेस्टमेंट की, आपको इंटरेस्ट मिला, आपको डिस्काउंट मिला, तो ये सारी क्या है, आपकी कमीशन मिल गया, इनडायरेक्ट नेचर के हैं। उसके बाद हम क्या कर देंगे यहाँ पे, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट था तो ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी, यहाँ पे लॉस था तो लॉस की अमाउंट आ गई होगी। उसके बाद हम बैलेंसिंग कर देंगे, आपकी अगर खर्चे आपके एक्सीड कर गए तो आपको लॉस हो गया, जो नेट लॉस के नाम से आएगा। अगर आपको प्रॉफिट हो गया तो आपको नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब बात थी हमारी किसकी, ट्रेडिंग एंड पीएनएल की। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन बाद में इसके अटेंड करेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए वो खर्चे आप ध्यान में रखना जो हमारे इनडायरेक्ट और डायरेक्ट नेचर के हैं, और इनकम, बाकी चीज़ें तो इसमें नॉर्मल सी हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं जो हमारे लास्ट बचता है अभी, बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट होता क्या है, बैलेंस शीट के देख लेते हैं। बैलेंस शीट इज ए समराइज्ड स्टेटमेंट ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी। आपको पता है बैलेंस शीट होती क्या है, एसेट और लाइबिलिटी इसमें होती है, दो साइड होती हैं, लाइबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। प्रिपेयर्ड generally at the end of the financial year to show the financial position of the business. All liabilities are put on the left hand side of the balance sheet where all the assets are shown on the right hand side. ये आपका बैलेंस शीट बनता है। इसमें आपका लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे लाइबिलिटी साइड होती है, और राइट हैंड साइड में ये आपकी एसेट की साइड होती है। इसमें आपको कैपिटल के बाद आप क्या दिखाते हो, कैपिटल के बाद आप अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको दिखाते हो, और यहाँ पे आपके सारी की सारी एसेट्स को आप दिखाते हो। इसके फॉर्मेट को देखेंगे नीचे। अब यहाँ पे ग्रुपिंग और मार्शलिंग, यहाँ पे दो यहाँ पे टर्म इंट्रोड्यूस होते हैं। एक ग्रुपिंग होती है, एक मार्शलिंग होती है। तो ग्रुपिंग क्या होती है, ग्रुपिंग होती है जब हम सेम नेचर के खर्चों को एक साथ रखते हैं, यानी कि सेम नेचर के जो आइटम हैं, आइटम को हम साथ में यहाँ पे कैटेगराइज करते हैं, तो हमारे ग्रुपिंग होती है। जैसे कि हमने कहा हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अलग अलग करने हैं, तो ये हमारी क्या है, ग्रुपिंग है। हमने क्या किया, डायरेक्ट वाले एक साथ कर लिए, इनडायरेक्ट वाले एक साथ कर लिए, तो ये हमने अपने एक्सपेंसेस की ग्रुपिंग कर ली। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द टर्म ग्रुपिंग मीन्स पुटिंग टुगेदर आइटम्स ऑफ द सिमिलर नेचर अंडर ए कॉमन हेडिंग। फॉर एग्जाम्पल, अंडर द हेडिंग ट्रेड क्रेडिटर्स द बैलेंसेज ऑफ द लेजर अकाउंट्स विल ऑल द सप्लाईज फ्रॉम द होम गुड्स हैव बीन परचेज ऑन द क्रेडिट। ये जैसे कि आपने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि यहाँ पे बोला है क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में आपके सारे क्रेडिटर्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे जिनसे आपने गुड्स, यहाँ पे रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है, तो ये आपके क्या हो गई, ग्रुपिंग हो गई। मार्शलिंग किसको बोलते हैं, मार्शलिंग होता है एक ऑर्डर, ठीक है, जिसमें हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं, किसमें, एसेट्स और लाइबिलिटीज में। इट रेफर्स टू ऑर्डर इन विच द वेरियस एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन इन द बैलेंस शीट। इसको मार्शलिंग बोला जाता है। ठीक है, इसमें दो ऑर्डर को बेसिकली फॉलो करते हैं हम मार्शलिंग के अंदर। एक होता है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, ठीक है, और एक इसके बाद दूसरा देखेंगे नीचे, ये है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। एक लिक्विडिटी के ऑर्डर पे हम क्या करेंगे, इसको
बांटते हैं, यानी कि हमारी एसेट कितनी लिक्विड है, कितनी लिक्विड नेचर की है, उसके आधार पर हम इसको कैटेगराइज करेंगे। और दूसरे नेचर में हम इसको परमानेंस के आधार पर, परमानेंस इन द सेंस कि आप क्या करोगे, एसेट आपकी कितनी परमानेंट है या आपकी जैसे करंट है या नॉन करंट है, तो उस आधार पे जब आप बांटते हो तो वो आपके ऑर्डर ऑफ परमानेंस में आ जाती है। अब देखते हैं सबसे पहले इसमें जो आपका फर्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में। इसमें आप क्या देखेंगे, द एसेट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, द मोस्ट लिक्विड एसेट पहले आएगी, उसके बाद आपके क्या आएगी, अदर लीस्ट लिक्विड एसेट सबसे लास्ट में आ जाएगी। ठीक है, इसको हम अरेंज कर देंगे, यही सब इसमें दिया गया है। इसके सीधे फॉर्मेट पे चलते हैं और समझते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। देखिए यहाँ पे बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही रहेगा, यहाँ पे लाइबिलिटी आपको दिखाई गई है, ये एसेट आपके हैं, और यहाँ पे आरएस का अमाउंट का आपको कॉलम दिख रहा है, तो ये आपका फॉर्मेट है बेसिक सा बैलेंस शीट का। अब इसमें सबसे पहले करंट लाइबिलिटी को दिखाया गया है, क्योंकि इसमें आपको एक तरह से आप कह सकते हैं कि लिक्विडिटी के आधार पे इसको बांटा गया है, क्योंकि पहले सब हमारी करंट की जो एंट्रीज होती हैं वो लिक्विड एंट्रीज होती हैं, उसके बाद हम फिक्स्ड पे यहाँ पे मूव करते हैं। करंट लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाता है हमारा, बैंक ओवरड्राफ्ट आ जाता है, बिल्स पेबल आ जाएगा, बैंक सन्ड्री क्रेडिटर्स आ जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आ जाएंगे, और इसके अलावा आपका इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो जाएगा। ये आपके शॉर्ट टर्म के, यानी कि आपके जो करंट हैं, करंट लाइबिलिटी है। करंट लाइबिलिटी क्या होती है, फिक्स लाइबिलिटी क्या होती है, उसके अलावा करंट एसेट्स, फिक्स एसेट, ये सब मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो चैनल पर जाकर देख लो, उसमें आपको सब कुछ ही डिटेल में मिल जाएगा। ये आपकी थी सबसे पहले करंट जो लाइबिलिटी। अब करंट एसेट दिखाएंगे राइट साइड में। सबसे पहले करंट एसेट कैश इन हैंड सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है हमारा, ठीक है। फिर कैश एंड बैंक होता है, बिल्स रिसीवेबल होता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, सन्डी डेटर्स है, प्रीपेड एक्सपेंसेज है, अक्रूड इनकम है, क्लोजिंग स्टॉक है। ये सब हमारे क्या है, करंट एसेट्स। अब उसके बाद आएगी हमारी लाइबिलिटी साइड में लॉन्ग टर्म लोन आ जाएगा। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में हमारा लॉन्ग टर्म लोन हो गया, और उसके बाद आपका रिजर्व एंड सरप्लस अगर कोई है तो वो आ जाएगा। फिर आपकी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगी, कैपिटल आ जाएगी। और कैपिटल में ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर कोई है तो आप उसको प्लस करेंगे, ठीक है। नेट प्रॉफिट को यहाँ पे प्लस करेंगे। ड्राइंग अगर कोई है तो उसको माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो ड्राइंग है तो माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो माइनस करेंगे, ठीक है। इनकम टैक्स है उसको भी यहाँ पे माइनस करेंगे, और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने कोई देना है तो उसको माइनस करेंगे, और अगर कोई लॉस है तो उसको भी माइनस करेंगे। तो कितनी चीज़ें माइनस हो गई, सबसे बेसिक से 4-5 चीज़ें याद रखो। सबसे पहली चीज़, आपको प्रॉफिट है तो आप कैपिटल में उसको प्लस करोगे। प्रॉफिट कहाँ से आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है, नेट प्रॉफिट की बात हो रही है, तो प्रॉफिट आपका प्लस हो जाएगा। उसके बाद अगर आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है कोई तो वो भी आपका यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ड्राइंग क्या होता है मैंने आपको समझाया पहले भी, ड्राइंग जो पर्सनल यूज के लिए हम बिजनेस से कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो आपका ड्राइंग में आता है, तो ड्राइंग यहाँ पे माइनस हो जाएगी। और कोई अगर आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो भी माइनस हो जाएगा। और अगर आपने कोई यहाँ पे आपको लॉस हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में आपको लॉस हुआ तो वो लॉस यहाँ पे माइनस हो जाएगा कैपिटल में से। बाकी के जो इनकम टैक्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो इतनी सी बात है। कैपिटल में ये सारी एडजस्टमेंट जो हैं वो कैपिटल की एडजस्टमेंट हैं, ये कैपिटल की एडजस्टमेंट है। ये यहाँ पे अमाउंट आएगा, उसके बाद ये सारी प्लस माइनस होने के बाद जो टोटल अमाउंट बचेगा कैपिटल का वो यहाँ पे बाहर पे लिखा जाएगा, ठीक है। और अब बात करते हैं क्रेडिट साइड की। क्रेडिट साइड में आपका जो क्रेडिट नहीं, आपके एसेट साइड की बात करते हैं। एसेट साइड में आपने डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपने डायरेक्ट जो आपके करंट एसेट आपने देख लिए थे। अब हम देखते हैं इसमें नॉन करंट एसेट, या आपके जिसको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट आपने करी है लॉन्ग टर्म की तो वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि आप ये जो लिक्विड एसेट थी उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट को डालते हो। फिर आपकी फिक्स नेचर की जो एसेट है वो आ जाएंगी। इसमें आपकी क्या क्या आ जाएंगी, फर्नीचर आपके आ जाएगा, वेल्डिंग आपका आ जाएगा, मशीनरी आपका आ जाएगा, लैंड कोई है आ जाएगा, और गुडविल आपकी आ जाएगी। गुडविल आपका सबसे कम लिक्विड वाली जो एसेट है वो यहाँ पे मानी जाती है। तो आपकी इंटेंजिबल एसेट होती है, तो ये आपकी सबसे लास्ट में आप दिखाएंगे। तो ये ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस था किसका, लिक्विडिटी के तौर पे, लिक्विडिटी के बेस पे हमने जो यहाँ पे ऑर्डर बनाए हैं। अब सेकंड ऑर्डर देख लेते हैं, इसी जो आपका बैलेंस शीट है उसका ऑर्डर ऑफ परमानेंस के तौर पे, यानी कि जो आपकी परमानेंट है या नॉन परमानेंट है उसके ऑर्डर पे हम यहाँ पे अपने एसेट्स और लाइबिलिटी को कैटेगराइज करने का काम करते हैं।
The assets are arranged in the order of their permanence. The least liquid asset गुडविल इज shown फर्स्ट, सबसे पहले आएगी, और अदर मोस्ट लिक्विड एसेट जो कैश इन हैंड होता है सबसे लास्ट में उसको दिखाया जाएगा, ठीक है। द लीस्ट अर्जेंट पेमेंट टू बी मेड इज शोन लास्ट, सबसे जो अर्जेंट पेमेंट होती है सबसे ज़्यादा जो होती है उसको सबसे लास्ट में दिखाया जाएगा, और जो परमानेंट है वो सबसे पहले यहाँ पे दिखाए जाएंगे। तो देख लेते हैं, सीधे फॉर्मेट में मूव करते हैं, ये आपका बैलेंस शीट के फॉर्मेट है वही। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले आपका क्या आ गया, कैपिटल इंट्रोड्यूस हो गया। कैपिटल में वही चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें ऐड करना है आपने, कोई नेट प्रॉफिट है तो ऐड करना है, आपको नेट लॉस है तो माइनस करना है ऊपर की तरफ, ड्राइंग है तो आपको माइनस करना है, तो ये सब नेट अमाउंट आपका कैपिटल का आ जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इंट्रोड्यूस होंगी। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, आपका लॉन्ग टर्म लोन हो गया, या इसके अलावा कोई और आपका लोन है तो वो आ गया आपका यहाँ पे। उसके बाद करंट लाइबिलिटी सबसे लास्ट में आती है। करंट लाइबिलिटी में आप क्या क्या इंक्लूड करते हैं, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कोई इनकम आपको रिसीव्ड हुई इन एडवांस में, आउटस्टैंडिंग कोई एक्सपेंसेस हैं आपके, सन्डी क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट है, तो ये आपके क्या है, आपके करंट लाइबिलिटी हैं। अब मूव करते हैं हमारे एसेट साइड में। एसेट साइड में सबसे पहले हमारा क्या आएगा, हमारा फिक्स्ड नेचर की एसेट आएंगी। फिक्स्ड नेचर के एसेट में गुडविल जो है आपके सबसे लीस्ट लिक्विड होती है तो वो सबसे पहले आएगी, यानी कि ये परमानेंट जो है आपकी एसेट है। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, उसके अलावा आपके फर्नीचर एंड फिक्सचर हो गए, ठीक है। इन्वेस्टमेंट हो गई लॉन्ग टर्म की वाली, और उसके बाद ये सब होने के बाद आप फिर क्या करोगे, अंत में करंट एसेट्स को करोगे, क्योंकि ये आपके लिक्विड एसेट होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक हो गया, अक्रूड इनकम हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए, सन्डी डेटर्स हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, कैश एट बैंक हो गया, कैश इन हैंड हो गया। तो ये सब हमारे क्या हो गए, लीस्ट सबसे मोस्ट लिक्विड है ये सारे। ये सबसे लास्ट में जो कैश इन हैंड है ना, सबसे ज़्यादा लिक्विड एसेट होती है ये, तो ये सबसे लास्ट में आएगी इन ऑर्डर टू परमानेंस, ठीक है। तो ये थी हमारी बैलेंस शीट की बात। सो आई होप कि आपको अब क्लियर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आई थिंक आपको अब इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कौन सा खर्चा, कौन सी इनकम, कहाँ पे कौन सा डायरेक्ट है, कौन सा इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये सब आपको समझ में आ गया होगा। इसमें एक टॉपिक बचा था, उसको अब देख लेते हैं। अब आ गए हम अपने फॉर्मूले पे, जो मैंने अभी छोड़ा था क्योंकि आपको फॉर्मेट पहले समझाना था। अब ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट किस में निकलता है हमारा, हम बनाते हैं टी शेप का अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में। चलो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया। राइट साइड में क्या दिखा रहे थे हम, सेल्स दिखा रहे थे, ठीक है। लेफ्ट साइड में क्या दिखा रहे थे हम, डायरेक्ट नेचर के जो हमारे एक्सपेंसेज हैं उनको दिखा रहे थे, इसको बोल देते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आ रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पे निकल के आ रहा था, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट, अब देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल रहा है, सेल्स, आसानी से समझना ध्यान से, सेल्स ये रही, ठीक है। सेल्स में से हमने क्या किया, ये जज डायरेक्ट नेचर के जो सारे एक्सपेंसेस थे वो हमने माइनस किए, तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या निकल के आया, बैलेंसिंग फिगर, ग्रॉस प्रॉफिट। वही ग्रॉस प्रॉफिट तो यहाँ लिखा हुआ है, और क्या है ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या है, नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज नथिंग बट दीज ऑल आर डायरेक्ट नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, जो हमने किस में दिखाए हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाए हैं। तो यही हमारा क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखिए फिर से दिखा देता हूँ, ये आपने क्या किया, सेल्स दिखाई यहाँ क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में क्या दिखाया था आपने, सारे जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे थे आपके वो दिखाए थे। उसके बाद आपने बैलेंसिंग की थी, बैलेंसिंग के बाद आपके पास क्या निकल के आया था, ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकल आया, आपने सेल्स में से क्या माइनस किया, सारे खर्चे माइनस किए, वही यहाँ पे किया गया है। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट की वो फिगर आपके पास निकल के आ गई। तो इतना सिंपल सा है, ठीक है, फॉर्मूला रटने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे बोला भी गया है नेट सेल कैसे निकालोगे, कहीं पे नेट सेल नहीं दिया रहता, वैसे हम अगर सेल्स मान लें तो नेट ही मानेंगे, कहीं पे नहीं दिया है। नेट कैसे निकालोगे, टोटल सेल्स में से सेल्स रिटर्न हम घटा दोगे, क्योंकि हमने उसमें भी तो किया था ट्रेडिंग अकाउंट में। नेट परचेज और नेट सेल्स का मतलब क्या है, अगर आपको किसी प्रकार रिटर्न है तो आप माइनस कर दो, रिटर्न नहीं है तो नेट सेल एज इट इज है, वही फिगर है, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपकी क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज, ये सब तो हमने क्या डायरेक्ट नेचर के हमने क्या किए, हमने डेबिट साइड में तो दिखाए थे सारे खर्चे, ओपनिंग स्टॉक भी था उसमें, परचेज भी था उसमें, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी थे, तो सब कुछ हमने क्या किया, माइनस किया, तो हमारे पास बैलेंसिंग फिगर ग्रॉस प्रॉफिट की निकल के आई।
और क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक को माइनस कैसे किया हमने, क्योंकि इस साइड यहाँ पे क्या था, हमारे पास सेल्स थी और यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक था और सारे हमारे डायरेक्ट नेचर के खर्चे थे और यहाँ पे आपके पास क्लोजिंग स्टॉक भी था। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सेल्स में से आपने क्या किया, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज ये सब करके बाद से यहाँ से आप क्या कर दिया, क्लोजिंग स्टॉक हटा दो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपके पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यही फॉर्मूला होता है और ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने हैं माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये आपका क्या है। और लमसम अगर आप समझने के लिए जो क्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला था तो वो मैंने ट्रेडिंग अकाउंट से आपको समझा दिया। ठीक है, उसके बाद आता है नेट परचेज। नेट परचेज कुछ नहीं है, नेट परचेज वही है जो आपको मैंने दिखाया था। परचेज में से अगर कोई परचेज रिटर्न है तो आप उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, नेट परचेज आ जाएगा। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कहीं पर अगर बेसिकली निकालने के लिए आता है तो आपको ये वाला यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा परचेज, और इसको आप आसानी से यहाँ से भी समझ सकते हो, ट्रेडिंग अकाउंट से भी आप समझ सकते हो। यहाँ पे आपके पास ओपनिंग स्टॉक रहती है, उसके बाद आपके पास क्या रहती है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं, परचेजेज रहते हैं सॉरी, उसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहते हैं। तो उसमें से आप क्या कर दोगे, यहाँ पे इसको घटा दोगे, जो आपकी क्लोजिंग स्टॉक थी, आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाएगा। क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक को क्यों माइनस किया है, क्लोजिंग स्टॉक इसलिए माइनस किया है क्योंकि वो तो हमारे पास अभी भी बचा हुआ माल है, उसको हम अभी सारा एक्सपेंसेस में नहीं डाल सकते क्योंकि उससे तो हमें इनकम जनरेट होगी, तो वो अगले बार के लिए क्या बन जाएगी, हमारी ओपनिंग स्टॉक बन जाएगी। इसके लिए हम उसको माइनस कर देंगे इसमें से, इसलिए हमारे पास क्या निकल के आएगी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आ जाएगी। उसके बाद है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा क्या होता है, जब आप क्या करोगे, सेल्स में से ऑपरेटिंग कॉस्ट को माइनस कर दोगे। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ऑफिस एक्सपेंसेस प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारी। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का मतलब क्या है, हमारी जो हमने ट्रेडिंग में खर्चे किए वो, उसके अलावा ऑफिस के खर्चे और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमने गुड्स मैन्युफैक्चर किया, मैन्युफैक्चरिंग से लेके उसके सेलिंग तक के लिए जितना खर्चा है वो हमारा क्या है, सारा ऑपरेटिंग कॉस्ट का खर्चा है। उसको आप किस में माइनस करोगे, सेल्स में माइनस कर दोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल आएगा। यहाँ पे देख लो इतना सा डिफरेंस है कि आप यहाँ पे क्या करोगे, नेट सेल्स में से अगर आप क्या करते हो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो हमारा डायरेक्ट नेचर का होता है उसको घटाते हो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आता है। अगर आप ऑपरेटिंग कॉस्ट को घटाते हो, सारे खर्चे मिलाकर घटा देते हो, तो आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आता है। इतना सा डिफरेंस है यहाँ पे। और इसका एक फार्मूला और दिया है, फार्मूला क्या है, इनडायरेक्टली उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस, आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऐसे भी निकाल सकते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से आप ये खर्चे माइनस कर दो तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। फॉर्मूले को घुमाया गया है उसी तरह से, तो और कुछ नहीं है इसमें। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट मैंने बता ही दिया आपको, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होती है, इसमें ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे होते हैं और सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे होते हैं। तो ये हमारा सब मिलके क्या बन जाती है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बन जाती है। नेट प्रॉफिट निकलता कैसे है, नेट प्रॉफिट आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट हमारा किस में निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस में निकलता है। और कैसे निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, नॉन ऑपरेटिंग इनकम को प्लस कर देंगे और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। अगर ये वैल्यू फिगर कैसे दे रखी है वो डिपेंड करता है। अगर नेट प्रॉफिट के लिए अगर कुछ और वैल्यू यहाँ पे दी गई है तो आप ऐसे भी निकाल पाएंगे, सेल्स, ठीक है। और उसके अलावा हम यहाँ पे क्या करते हैं, डायरेक्ट जो सारे हमारे खर्चे हैं वो हम इसमें दिखाते हैं अपने बैलेंस शीट में, सॉरी अपने प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इससे भी हम क्या निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट को निकाल सकते हैं, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपको एग्जाम में फिगर क्या दे रखी है। अगर आपको इस तरह की फिगर दी है जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो आपको सीधे अपने ट्रेडिंग और पीएनएल को याद करना है, उससे आपका फॉर्मूला निकल जाएगा आराम से, ठीक है। और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज की बात करिए यहाँ पे, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज क्या होते हैं, द एक्सपेंसेज विच आर रिलेटेड टू द मेन और नॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, जैसे ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे, तो ये आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो कॉल्ड EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, इसको EBIT भी बोला जाता है, जो हमारे जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो ये बात थी हमारी ऑल डिस्कशन जो हमने किया आज, वो हमारा रिलेटेड था किससे, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जिनको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। 3 अकाउंट इसमें बने थे हमारे, क्या क्या,
एक तो हमारा बना था ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा बना था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा हमने बनाया बैलेंस शीट। ठीक है, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ठीक, वीडियो ज़्यादा लंबी बन जाएगी और इसके बाद हम करेंगे एडजस्टमेंट के। एडजस्टमेंट की शायद 1 या 2 वीडियो में हम ख़त्म कर देंगे एडजस्टमेंट को, क्योंकि काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। छोटी मोटी एडजस्टमेंट भी हैं, जैसे क्लोजिंग स्टॉक की है, ये तो आसानी से समझ में आ जाएगी, बट एक जैसे आपका बेड डेट की है और कुछ और एडजस्टमेंट है जिसको समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसको हम आगे के वीडियो में यहाँ पे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो जिस पे आप डिस्कशन कर सकते हैं, तो आपको चैनल जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। नया चैनल यहाँ पे बनाया हुआ है। तो बाय बाय, टेक केयर।